अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमने स्टार्ट करनी है राउट्स राउट्स लॉ को ही दोबारा रिपीट करना है। कल तो वो आप लोगों का फीडबैक सही नहीं आया तो मैंने कहा चलो इसको मैं इंशाल्लाह हम रिवाइज करते हैं राउट्स लॉ को, और जो उसमें कमी रह गई वो इंशाल्लाह आज करेंगे। आप लोगों का आज अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ध्यान। अच्छा, देखिए अब हम राउट्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये बेसिकली है राउट्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप पहले मुझे ये बताइएगा कि आप चैट में मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, देखें राउट्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, ठीक है? और वेपर प्रेशर आप लोग जानते हैं, वेपर्स होते हैं तो वेपर्स के प्रेशर भी होते हैं। और वेपर्स तो आप लोगों ने जगह-जगह देखे ही होंगे, ठीक है? जैसे आप जैसे ग्लासेस के ऊपर भी हाँ, यूँ करके आप अपने ग्लासेस के ऊपर साँस मारे ना, तो उसके ऊपर भी वेपर्स जम जाते हैं। और जगह-जगह वेपर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, पानी बॉयल हो रहा हो तो उसके ऊपर आपको स्टीम की फॉर्म के अंदर वेपर्स जो है वो नज़र आ जाते हैं। और ये जो वेपर्स होते हैं इनका प्रेशर भी होता है, ठीक है? तो अब हम सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? किसके ऊपर बात करेंगे? सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। इसमें सॉल्यूशन के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो जो सॉल्वेंट होता है वो आमतौर पर लिक्विड होता है, उसी की हम बात करेंगे और वो क्या करेगा? वेपोराइज़ होता है, ठीक है? सॉल्वेंट वेपोराइज़ होता है और उसका वेपर प्रेशर होगा। हम जिस सॉल्यूशन की बात करेंगे उसमें जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा। जैसे शुगर है, तो शुगरी सॉल्यूशन की बात कर ली, या सॉल्ट है तो सॉल्ट के सॉल्यूशन की बात कर ली। तो यहाँ हमारा जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और नॉन वोलेटाइल होगा। यानी ऐसा सॉल्यूट होगा कि जो खुद वेपराइज़ नहीं होता, ठीक है? जो वेपर प्रेशर के अंदर अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डालता। ऐसे सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। अब जब हम जो भी बातें हम करेंगे उसमें सबस्क्रिप्ट जो 1 होगा, 1 का मतलब होगा सॉल्वेंट और 2 का मतलब होगा सॉल्यूट, ठीक है? तो अब हम जो है वो चलते हैं अपनी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। ये राउट्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन है। अ, अब देखें ये हमारे पास कोई सॉल्वेंट है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है। और जब सॉल्वेंट की मिसाल के तौर पर मैंने 10 मोल लिए हैं, 1 फॉर सॉल्वेंट। अब हमने जब सॉल्वेंट के 10 मोल लिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 1 होगा। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल मोल x1 का क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने? 10 और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने? वो भी 10 ही है।
तो 10/10 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ मोल फ्रैक्शन का आंसर क्या आ गया? 1। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो सॉल्वेंट के मोल 10 और टोटल मोल भी 10, आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब ये देखो, ये सॉल्वेंट वेपराइज हो सकता है। ठीक है, सरफेस पे हो रहा होता है ना वेपराइजेशन का फिनोमेनन। तो देखें, ये सॉल्वेंट वेपराइज होगा, और सॉल्वेंट जब वेपराइज होगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब ये जो वेपर प्रेशर बनेगा कितना बनेगा? अगर आप देखें ना, ये मैंने यहाँ पे सरफेस के ऊपर 10 मॉलिक्यूल लिखा है, हो सकता है एक आध कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन 10 मॉलिक्यूल लिखा है। अंदाजन मैंने कहा कि इनका वेपर प्रेशर 100 होगा। ठीक है, अब ये जो पी नॉट है, पी नॉट का क्या मतलब है? पी नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ना, ये कांस्टेंट होता है अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। मिसाल के तौर पर कि आप अगर वाटर को सॉल्वेंट ले लें ना, तो वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा सारी दुनिया में चला, कहीं भी चले जाए, वेपर प्रेशर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 760 mm होगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप ले लें, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा सेम आएगा। तो वेपर प्रेशर ना हर सॉल्वेंट का, हर प्योर सॉल्वेंट का सेम रहता है, बशर्ते कि आप टेम्परेचर सेम रखें। तो ये पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और हमारे केस में प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर आ रहा है, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, मिसाल के तौर पर। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन में मैंने 3 मोल सॉल्यूट के ऐड कर लिए। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहे हैं ना, ये सॉल्यूट है। और ये सॉल्यूट कौन सा है? कि ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वेपराइज नहीं होगा। अब जब मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो अब ये क्या बन गया? अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब क्या होगा? अब देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने हो गए? 7 रह गए। ये दूसरा सॉल्यूशन बनाया मैंने, इसमें मैंने सॉल्वेंट कम कर दिया है। तो सॉल्वेंट के मोल अब मैंने कम करके 7 कर दिए, और सॉल्यूट मैंने डाल दिया, कितना डाल दिया भाई? मैंने 3 मोल सॉल्यूट डाल दिया। अब अगर आप देखें, यहाँ से वेपराइजेशन होगी, इसलिए कि सॉल्वेंट है। फिर यहाँ से होगी, इसलिए कि ये सॉल्वेंट है। और यहाँ से होगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से वेपराइजेशन हो रही होगी। क्या मतलब हुआ? कि ये जो जगह है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो जगह है ना, यहाँ से वेपराइजेशन नहीं होगी, इसलिए कि सॉल्यूट है। यहाँ से वेपराइजेशन नहीं हो रही होगी, इसलिए कि सॉल्यूट है, और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। यहाँ से वेपराइजेशन नहीं होगी कि सॉल्यूट है। अब अगर आप गौर करें ना, तो वेपराइजेशन की टेंडेंसी कम हो गई। सॉल्यूट के डालने से, सॉल्यूशन के बनने से अब वेपराइजेशन की टेंडेंसी कम हो गई। तो पहले अगर वेपर प्रेशर 100 आ रहा था, तो अब 100 से कम ही आएगा। अब वेपर प्रेशर कितना आएगा? वो मैंने सपोज, अच्छा, वेपर प्रेशर जो 100 से कम कितना आएगा? 70 आएगा, मिसाल के तौर पर। ये जो पी है, ये क्या शो कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप गौर करें ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आया? कम आया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या? कम आया है। और वजह क्या है? कि ये सॉल्यूट वेपराइज नहीं होता। ठीक है, अब देखें, अब मैं एक और सॉल्यूशन बना रहा हूं। अब इसमें आप गौर करें ना, तो मैंने सॉल्यूट और बढ़ा दिया। मैंने सॉल्यूट बढ़ा के 5 मोल कर दिया सॉल्यूट, और सॉल्वेंट मैंने कम कर दिया, सॉल्वेंट मैंने 5 मोल कर दिया। अब देखो, अब क्या होगा? अब सॉल्वेंट यहाँ से वेपराइज होगा, वेपराइज यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। बाकी जगह से वेपराइजेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? कि ये जगह कोई ना कोई जगह, कुछ ना कुछ जगह तो ये वाली जगह सॉल्यूट ने घेरी हुई है। अब जहाँ जो जगह सॉल्यूट ने घेरी, यहाँ से कोई वेपराइजेशन नहीं हो पा रही। ठीक है, अब हमारा वेपराइजेशन की जो टेंडेंसी है वो और कम हो गई। ठीक है, अब ये देखो कि मैंने सॉल्वेंट कम करके 5 मोल कर दिया, और सॉल्यूट मैंने बढ़ा के 5 मोल कर दिया। अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन लूं,
तो मोल फ्रैक्शन क्या है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कितने 5 और टोटल नंबर ऑफ मोल है 10। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम होके कितना रह गया 0.5। और वेपर प्रेशर आप जानते हैं कि और भी कम होगा। यहाँ शुरू में 100 था, बहुत ज्यादा वेपराइजेशन हो रही थी, फिर सॉल्यूट डाला, वेपराइजेशन कम हो गई, ये 100 से कम होके 70 पे आ गया वेपर प्रेशर। फिर और सॉल्यूट डाल दिया, वेपर प्रेशर और कम होके 50 पे आ गया। ठीक है, अब देखो यहां तक जो हमने बात, अब मैं देखें आपके माइक ऑन कर रहा हूं और आप लोगों में से अब आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों में से यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं आई है। कोई बात पूछनी तो अब तक आप पूछ लें। जी, नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। आमना मुदस्सिर, कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यस सर, समझ आ गई। क्या समझ में आया, अच्छा बताओ। सर के मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, तो जब सॉल्यूट इंक्रीज करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। वेरी गुड ऑफ यू। ठीक है, अनीका आप बताओ, आपकी क्या समझ में आया। आयशा आरिफ, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। माइक ऑन करें और जवाब दें, क्या समझ में आया। सर यही कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम सॉल्यूट को इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, और सॉल्यूट के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर किस वजह से कम हो रहा है। कि नंबर ऑफ मोल्स जो कि एवापोरेट होंगे वो कम हो रहे हैं। इसलिए कि सॉल्यूट खुद नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, अच्छा यस सर। ठीक है, सॉल्यूट खुद नॉन वोलेटाइल है ना, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अब देखें, अब अगर हम जो है एक बात पर गौर करें कि यहाँ से अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ये वाला हमारा सोल्यूशन जो है ना, ये वाला है पहला सोल्यूशन, ये वाला पहला सोल्यूशन है। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है, और ये वाला तीसरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो जब मैं पहले सोल्यूशन से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ आ रहा हूँ, यानी मैं स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा हूँ, तो अगर आप गौर करें तो वेपर प्रेशर पहले था 100, फिर कम होके रह गया 70, फिर और कम हो गया 50 हो गया, यानी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन को देखूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पहले 1 था, फिर उसके बाद कम होके 0.7 रह गया, फिर और कम होके 0.5 रह गया, यानी मोल फ्रैक्शन भी कम हो रहा है 1 से 0.7, 0.7 से 0.5, और वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है 100 से 70 और 70 से 50। अब मैं ये कहूंगा कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये है राउल्ट्स लॉ का पहला रिलेशन। क्या कहता है ये, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखें, अब अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते तो हमने आपको बताया कि पी नॉट कांस्टेंट रहता है, किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दुनिया में कहीं चले जाओ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, P इज इक्वल टू पी नॉट x1। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, तो ए क्या है, फर्स्ट रिलेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, 1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब अगर हम एक काम और करें कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि x1 प्लस x2 1 के बराबर होता है, यानी अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दूं तो आंसर 1 आएगा। तो x1 और x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 होता है। अब अगर मैं पहले सॉल्यूशन की बात करूं तो x1 1 है तो x2 0 होगा, तो x1 प्लस x2 का आंसर क्या आ गया, 1। अब अगर दूसरे सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ x1 है 0.7, तो x2 कितना होगा 0.3।
ताकि आंसर इन दोनों को ऐड करने का पर दोबारा 1 आ जाए। और यहाँ पर तीसरे सॉल्यूशन के लिए x1 है 0.5, तो x2 क्या होगा, वो भी 0.5 होगा, ताकि इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब बेसिकली x2 क्या है, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी टोटल मोल में सॉल्यूट कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, 0, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, चूंकि थोड़ा हमने डाल दिया ना सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ बढ़ गया। यहाँ हमने और भी सॉल्यूट डाला है थर्ड में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और भी बढ़ गया। यानी जब हम यहाँ से फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड की तरफ आ रहे हैं, तो हम सॉल्यूट बढ़ाते जा रहे हैं, और सॉल्यूट बढ़ाने की वजह से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो 0, फिर उससे बढ़कर 0.3 और उससे बढ़कर 0.5 हो रहा है, ठीक है। यानी लेफ्ट से राइट तक जाने पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अच्छा, अब देखें, अब अगर मैं ये नोट करूं कि प्योर वाटर का या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो 100 था। अब अगर मैं एक काम ये करूं कि मैं ये नोट करूं कि फर्स्ट से सेकंड में जाने तक वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। पहले था वेपर प्रेशर 100, अब हो गया वेपर प्रेशर 70। तो जब मैं फर्स्ट सॉल्यूशन से सेकंड सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं, तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, 30 यूनिट्स की कमी आ गई। पहले था पी नॉट 100, फिर पी रह गया 70, तो कितनी कमी आ गई, 30 की कमी आई। और अगर मैं ये नोट करूं कि जब मैं फर्स्ट से अगर थर्ड की तरफ जाऊं, तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। तो फर्स्ट में वेपर प्रेशर कितना था, फर्स्ट में वेपर प्रेशर था 100, और आखिरी में वेपर प्रेशर कितना रह गया, कम होते होते 50 रह गया। तो अब वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ गई है, 50 यूनिट्स की कमी आ गई, 100 से अब रह गया 50। अब ये हम क्या नोट कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर में फर्स्ट से सेकंड में गए तो कितनी कमी आई, और अगर फर्स्ट से थर्ड में जाएं तो वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। तो अब हमने किस पे फोकस करना है, डेल्टा पी पे फोकस करना है, ठीक है। डेल्टा पी पे फोकस करना है, और किस पे फोकस करना है, डेल्टा पी पे फोकस करना है, और हमने फोकस करना है x2 के ऊपर, ठीक है। अब हम गौर करेंगे सेकंड और थर्ड सॉल्यूशन के लिए कि जब मैं सेकंड से थर्ड में जाता हूं, तो x2 की वैल्यू 0.3 से बढ़कर 0.5 हो रही है। जब मैं सेकंड सॉल्यूशन से थर्ड की तरफ जाता हूं, तो x2 की वैल्यू 0.3 से बढ़कर 0.5 हो रही है, और डेल्टा पी की वैल्यू 30 से बढ़कर 50 हो रही है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि x2 सेकंड से थर्ड में जाने में x2 भी बढ़ रहा है और डेल्टा पी भी बढ़ रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा पी एंड x2। और ये डेल्टा पी क्या कहलाता है, डेल्टा पी कहलाता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना नीचे आ रहा है, डेल्टा पी इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब ये बी रिलेशन, ये राउल्ट्स लॉ का, ये जो बी क्या है, राउल्ट्स लॉ का सेकंड रिलेशन है। ये क्या कहता है कि lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. Lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. और आसान जबान में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जितना आप सॉल्यूट डालते चले जाएं, उतना वेपर प्रेशर नीचे और नीचे और नीचे आता जाएगा। जितना आप सॉल्यूट डालते चले जाएंगे, उतना वेपर प्रेशर नीचे और नीचे और नीचे आता चला जाएगा, ठीक है। आप गौर करें ना, जैसे आप लोग कभी आप लोग धीमी आंच पर जो ईद के दिनों में वो जो खीर पक रही होती ना, आप अगर गौर करें ना, तो उसमें धीमी आंच पर जो खीर पक रही होती है, जब दूध होता है तो उसका वो बहुत ज्यादा भाप मार रहा होता है वो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो गाढ़ा होता चला जाता है, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता चला जाता है, वो इतने फिर भाप मारने की टेंडेंसी उसकी दबती चली जाती, कम होती चली जाती, ठीक है। वो गाढ़ा होता जा रहा है ना, समझे कि इसमें आपने सॉल्वेंट कम कर दिया, सॉल्यूट बढ़ता बहुत बढ़ा दिया आपने,
तो बहरहाल आम अल्फाज में क्या कहेंगे कि जितना आप सॉल्यूट डालते चले जाएंगे, x2 बढ़ाते जाएंगे, उतना वेपर प्रेशर कम कम और कम होता चला जाएगा। ये कहलाता है हमारे पास सेकंड रिलेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब अगेन मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ और आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप बताइए कि आपको क्या समझ में आया। सेकंड, एमन, आप बता सकती हो कि ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ मैंने बताई, इसमें आपको क्या समझ में आया? अच्छा, सेकंड फॉर्म तो राउल्ट्स लॉ की मैंने बताई नहीं। अच्छा, रुक जाए जरा, देखिए ये डेल्टा सर पी आपने डायरेक्टली, फर्स्ट फॉर्म बताई है ना हाँ डेल्टा कि पी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के सॉल्वेंट के। जी 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 जी। अब देखेंगे डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही पुराना वाला लगा डाल देंगे, पी नॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। अब बताइए अमन, अब यहाँ इक्वेशन बी से आप क्या समझी, रिलेशन बी से आप क्या समझी? सर इससे ये समझ आ रही है कि जो लोवरिंग ऑफ प्रेशर है वेपर प्रेशर, वो ये डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना सर? डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू से क्वेश्चन कर रहा हूँ। डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। तो सर जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्यूट के, सॉल्यूट सर, सॉल्यूट वाला x1 नहीं है? सॉल्यूट वाला एक्स टू है। ठीक है, तो x2 सॉल्वेंट सॉल्यूट है। हम्म, ठीक है सर, तो सर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ठीक है ठीक है। अनीका, आपकी क्या समझ में आया जब मैंने इतनी लंबी तकरीर की अभी तक? अनीका, क्या आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं या नहीं? अच्छा चलें, ठीक है। हम हफ्सा नूर, क्या समझी हो अभी तक, बताओ। सर इस इक्वेशन सेकंड जो बी इक्वेशन है इसके मुताबिक लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। और जो इक्वेशन है उसमें ये था कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ये आसान ज़बान में बताओ जरा, अगर मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती हो तो। जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर उसमें वेपर प्रेशर हम लोग कम करते जाएंगे और मोल मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का है वो इंक्रीज करते जाएंगे तो मींस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही होंगे। अच्छा, ठीक है। और सेकंड में भी इसी तरह अगर सोल्यूट हमारे पास बढ़ता जाएगा और वेपर प्रेशर कम होता जाएगा तो। अच्छा, ठीक है ठीक है। महिरा बताओ, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझी हो, बताओ। कि सर ये जो इक्वेशन ए है इसके अंदर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। और ये जो इक्वेशन बी है उसके अंदर द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि सॉल्यूट के हम बढ़ाते जाते हैं तो वेपर प्रेशर कम कम और कम क्यों होता चला जाता है? सॉल्यूट के डालने से वेपर प्रेशर क्यों कम होता चला जाता है? चलिए, ओपन क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे दे। सर मैं हाँ बताऊं? हाँ, बताएं। होता है सर, क्योंकि जो है जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और जिसकी वजह ठीक है से ठीक मोल है फ्रैक्शन डिक्रीज होता है और एवापोरेशन की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखें, अब हम जो है ना एक क्वेश्चन लिख लें कि वो मैंने कल भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन लिख लें कि वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। वाई वेपर सर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन and lowering of vapor pressure depends upon temperature.
Sir, repeat करें please. Why vapor pressure of solution and lowering of? lowering of vapor pressure depends upon temperature. अब इसका जवाब आप लोग खुद लिखेंगे। इसका जवाब आप क्या लिखेंगे? इसका जवाब आप लिखेंगे कि दिस इज बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P naught x1 and changing the temperature will change P naught, and from equation number 2 delta P is equal to P naught x2 and changing the temperature will change P naught, as a result delta P will also change. अब यहाँ पे हम आके करते ये हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम रीअरेंज कर दें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करने पर आ जाएगी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2। इसको हम कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ना वो किसके बराबर होती है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होती है x2 के। यहाँ से हम ये कहते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाते हैं कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर y। नोट डाउन कर ले, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर y। relative lowering of vapor pressure delta P upon P naught is independent of temperature y। और इसका जवाब क्या आएगा? This is because relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure is independent of temperature because it depends only upon mole fraction of solute, and mole fraction is independent of temperature। mole fraction के अंदर दो ही चीजें होती हैं, मोल्स, ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, और मोल तो कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखें, अब हमने ये जो है ना ये बेसिकली देखिए, ये जो हमने काम किया, ये इतना सारा जो आपको डिटेल बताई, ये आपने एग्जाम में नहीं करनी। ठीक है, अब आपने एग्जाम में क्या करना है, अब हम ये आपको बताते हैं एग्जाम में कैसे आएगा और आपने इसका जवाब कैसे देना है। राउल्स लॉ का एग्जाम में आपने जो काम करना है वो आपके बहुत सिंपल है। वो आप ये देखिए कि ये हमारे पास आ गया राउल्स लॉ। एक छोटा सा, बड़े छोटे छोटे लॉज हैं। पहले इक्वेशन आ गई कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, P इज इक्वल टू P नॉट x1। अच्छा, ये जो P इज इक्वल टू P नॉट x1 है, इसके बाद हम ये कहते हैं कि x1 प्लस x2 1 के बराबर होता है, तो x1 किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस x2 के बराबर हो जाएगा। अब ये x1 की वैल्यू जो है, ये x1 की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस x2। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस x2 आ गया। अब इसको हमने P नॉट से खोल दिया, जब इसको P नॉट से ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा P नॉट माइनस P नॉट x2। फिर इसको हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, इसको हमने क्या कर दिया, P माइनस P नॉट को उधर ले गए और हमारे पास आ गया P माइनस P नॉट इज इक्वल टू माइनस P नॉट x2। फिर क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो माइनस P नॉट था ये नेगेटिव था ना, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये P जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो जो चीज नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है बेटा? अब हर चीज की साइन चेंज हो गई। अब ये फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ हमने कहा कि P नॉट माइनस P, यानी ये ओरिजिनल का वेपर प्रेशर था और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये ज्यादा था ये कम है, तो P नॉट माइनस P को हमने कह दिया डेल्टा P, यानी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास आ गई डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट x2, और उसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन नंबर 2 को जब रीअरेंज किया तो हमारे पास आ गया डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू x2। ठीक है बेटा? ये हमारे पास बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, और ये हमारे पास इस तरीके से राउल्स लॉ की 3 फॉर्म्स हम जो है वो ड्राइव कर लेते हैं। अब हमारे पास एक देखें, जो यहाँ इसकी एग्जाम्पल नंबर 10.9 और एग्जाम्पल नंबर 10.10 दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप उनको मत सॉल्व कीजिएगा, वो आपसे अभी सॉल्व
नहीं होंगी, उनको हमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है, उन पे एक और लेक्चर करेंगे। अब हम आ रहे हैं 10.12 को भी अभी छोड़िए आप, अभी आप लोगों ने आना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर भी अभी हमने बात नहीं की है, ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में। अभी हम आ रहे हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से एक डेरिवेशन है छोटी सी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ डेल्टा पी अपॉन पी नॉट x2 के बराबर होता है, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। फिर हमने क्या किया कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट के अंदर ये x2 की ये वाली वैल्यू डाल दी। फिर हमने ये कहा कि हमारा ये जो राउल्ट्स लॉ है ना, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। फिर हमने कहा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो बहुत ही कम होते, तो ठीक है। तो अब हमने कहा कि जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है तो यहाँ से डिनोमिनेटर से हमने सॉल्यूट को 0 मान लिया और निग्लेक्ट कर दिया। ये बेसिकली फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। जैसे कहते हैं ना कि आप लोग फिजिक्स के अंदर फ्रिक्शन जो है ना वो कोई मूविंग कार है तो उसके लिए फ्रिक्शन आप 0 सपोज कर लेते हैं, इसलिए कि रोलिंग फ्रिक्शन होती तो है लेकिन तकरीबन बहुत ही कम होती है ना। तो जैसे वहां सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ भी हमने कहा कि बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो सॉल्यूट बहुत ही कम है, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से हमने सॉल्यूट को 0 ले लिया, ठीक है। जी बेटा, कोई सवाल है? मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ, बोलो फातिमा, कोई सवाल करना है? सर मुझे हम्म। ये पूछना है कि सॉल्यूट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है बेटा, जैसे हमने शुरू में कहा था ना कि जैसे शुगर सॉल्यूट ले लें आप, या जो है ना वो ले लें, सॉल्ट ले लें, टेबल सॉल्ट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यही वजह है कि आप सॉल्यूट डालते जा रहे थे तो वेपर प्रेशर कम और कम और कम होता जा रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं हम। अच्छा ये देखें, मीटिंग का टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है। अच्छा अब देखें ये क्या हुआ कि हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमने n2 को यहाँ डिनोमिनेटर से 0 ले लिया तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट n2 अपॉन n1 के बराबर आ गया। अब क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मैस अपॉन मोलर मैस, तो n2 को हमने कह दिया मैस अपॉन मोलर मैस। ये पता नहीं जाने क्यों यहाँ पे मैस को w ले रहे हैं, हालांकि केमिस्ट्री में मैस कभी भी वेट के बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बस कह रहे हैं, लेकिन ये है बेसिकली मैस ही, ये मैस अपॉन मोलर मैस है और ये मैस अपॉन मोलर मैस है। तो n2 का फॉर्मूला W2 अपॉन M2 और n1 का W1 अपॉन M1, ये वैल्यूज रख दी। अब ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, ये ऊपर आके रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, ये W1 अपॉन M1 है ना, ऊपर आके M1 अपॉन W1 हो जाएगा। फिर इसको हम रीअरेंज कर लेंगे M2 के लिए। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये बहुत कामयाब एक वो था राउल्ट्स लॉ, इससे कि इसके जरिए हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते थे, मोलर मास फाइंड आउट कर सकते थे। पहले के दौर में तो मोलर मास फाइंड आउट करना खैर अभी भी इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना पहले होता था कि मोलर मास फाइंड आउट करना। जाहिर है कि एक चीज नजर नहीं आ रही, उसका मैं बताऊं कि मोलर मास क्या होगा, ठीक है। ये तो बड़ा मुश्किल बात है ना कि कोई चीज नजर भी नहीं आ रही, हम उसको कह दें कि उसका क्या वजन होगा, हम नहीं बता सकते ना, जाहिर है। लेकिन ये टेक्निक्स की जरूरत पड़ती थी कि कोई तो ऐसी टेक्निक हो इनडायरेक्टली हम उसके मैस तक पहुंच जाए। तो अब ये देखें, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का मालूम करने का तरीका आ गया। अगर कोई ऐसा सॉल्यूट है जो आपने नया नया डिस्कवर किया है, आपको उसका मोलर मास मालूम करना है तो कोई मसला ही कोई नहीं, आप उसको डिसॉल्व करें, उसका सोल्यूशन बनाएं, सोल्यूशन बनाने से पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नोट कर लें, सोल्यूशन बनाने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नोट कर लें, और पी नॉट आपके पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ जाएगा। पी नॉट क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आएगा, डेल्टा पी निकाल लें आपके, अब वेपर प्रेशर कितना कम हो गया। और ये M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो अगर वाटर ही होता है अक्सर, तो वाटर का मोलर मास आपको मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। W1 क्या है, W1 तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, और W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ नोट डाउन करना ये भी कोई मसला नहीं है, ठीक है।
तो आप बड़े आसानी से ये काम कर सकते थे, ठीक है ना, कर सकते हैं। जी, आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। सर मैं पूछ रही थी कि जी जी, सर हमें रिजॉइन करनी है मीटिंग? नहीं नहीं, बस आज के लिए इतना काफी है। ठीक है सर। बेटा यहाँ तक कोई बात पूछनी है आप लोगों को तो पूछ लें आप। नो सर। ये कुछ कल से बेटर है? यस यस सर। यस सर, काफी बेटर है कल से। चले, शुक्र है खुदा का। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको ना आप पढ़ लीजिएगा, और वो जो मैंने आपसे कहा है ना 10.9 एग्जाम्पल 10.9 और 10.10 ये नहीं देखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो भी हमने अभी नहीं पढ़ाई, वो भी नहीं देखिएगा। और किसी को कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड करके ना इसको उस पर डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। बॉन्ड टीचर के का जो चैनल है ना, वहां से भी जो जिसका जो रह गया हो उनको बता दीजिएगा, वहां से देख सकते हैं। वैसे मैं ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। Yes, anybody, any question? सर ये चैप्टर 10 सेंड अप में है ना? स्टैंड अप में है, और इसका जो जो रिमेनिंग पोर्शन है ना वो इंशाल्लाह रेगुलर क्लास में करेंगे। अभी ओके कल सर। भी इंशाल्लाह मैंने क्लास रखनी है। चलें ठीक है सर। ठीक है, ओके, आई स्टॉप द मीटिंग राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।